Good morning, friends. Today I am going to start the important question in this chapter, किरचॉफ लॉ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स यू सी द किरचॉफ लॉ। तो हियर फर्स्ट वी सी द सम डेफिनेशन अ नेटवर्क so in what is meaning of the network? तो it is the net and plus work। तो फ्रेंड्स हम फुटबॉल या बात करते हैं तो वॉलीबॉल, तो उसके अंदर बच्चों हम नेट का यूज़ करते हैं। तो नेट के अंदर आपने देखा होगा ऐसी जालियाँ होती है, ऐसी जालियाँ ऐसे, मतलब ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है जल्दी मालूम नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम बोलते हैं नेटवर्क। तो हियर इन फिजिक्स सो कैपेसिटर, सेल्स, बैटरी, रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, बच्चों बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल and both such complicated circuit is called network. So in electronic circuit, capacitor, cell, resistors, inductor, battery are connected the series, parallel and both such complicated circuit is called the network. अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जंक्शन। तो जनरली जंक्शन वर्ड यूज फॉर द रेलवे एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द जंक्शन? अ पॉइंट ऑफ नेटवर्क वेयर हम बोलेंगे अ पॉइंट वेयर मोर देन टू conductor meet is called junction, and loop means a closed circuit, a compressing of conductor is called the loop। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेते हैं और तीनों बातें हम समझते हैं कि यहाँ मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाता हूँ तो मैं थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ, हम फिगर के अंदर देखेंगे। तो हियर द वन रजिस्टर, यहाँ मैंने एक सेल बना दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं एक दूसरा रजिस्टर बना है, मैं यहाँ कैपेसिटर लगा देता हूँ। इसके बाद यहाँ एक और मैं बैटरी लगाता हूँ और यहाँ इंडक्टर लगाए। तो यू सी दिस सर्किट, और यहाँ पे इसमें कुछ नाम दे देता हूँ। तो ये हमारे लिए क्या है? तो ये रेजिस्टर R1 है, ये R2, ये कैपेसिटर, ये सेल बोलेंगे E1 है, प्लस और माइनस। इसमें भी प्लस माइनस कैपेसिटर में आता है बच्चों, प्लस एंड माइनस ये बैटरी बच्चों, तो मैं इसको E2 कह देता हूँ। ये इंडक्टर L है, यहाँ A, B, C, D, E and F। This is complicated circuit is called the network. Capacitor, cell, resistor, inductor, battery are connected in the series, parallel in both such complicated circuit is called the network। अब बच्चों जंक्शन क्या है? तो पॉइंट वेयर मोर देन टू कंडक्टर्स मीट इज कॉल्ड द बच्चों जंक्शन। तो यहाँ जंक्शन कौन सा है? तो देखो यहाँ दो पॉइंट आ रहे हैं, दो रास्ते, मतलब ये जंक्शन है, पर मोर देन टू है। तो मोर देन टू है तो ये हमारा जंक्शन है। तो बी जो है वो हमारा जंक्शन है, तो बी पॉइंट इज द जंक्शन। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो बी पॉइंट है वो जंक्शन है। यहाँ देखो ये जंक्शन है, दो वायर है, मतलब तीन चाहिए मुझे, तो यहाँ भी दो है मतलब जंक्शन, पर ये बच्चों देखो तीन है, 1 2 और 3, तो ई इज द जंक्शन, पर एफ जंक्शन नहीं है। तो हम जहाँ मोर देन टू कंडक्टर मीट ईच अदर इज कॉल्ड द, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द जंक्शन। अब फिर हम बात करते हैं कि इसके बाद लूप क्या है? अ क्लोज सर्किट कंप्रेसिंग बाय द कंडक्टिंग वायर, तो उसको हम बोलते हैं लूप या क्लोज सर्किट बोलते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए, बी, सी, डी, ई, एफ और ए। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा जरूर नहीं कि आप ए से स्टार्ट करो, आप बी से भी कर सकते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ,
ए, ऐसा भी लिख सकता है बी। जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया वहां वापस आना है। अब मैं मान लो बी से स्टार्ट करूं तो बी सी डी ई एफ, ए और बी, तो ये भी क्लोज सर्किट। मैं ऊपर का हिस्सा लेता हूं ए बी ई एफ और ए, ऑल्सो इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट। मैं नीचे ले सकता हूं बी सी डी ई और बी, ऑल्सो इट्स कॉल्ड द क्लोज सर्किट। तो ऊपर का लिया, नीचे का लिया, पूरा लिया, तो इट्स कॉल्ड द क्लोज सर्किट। मतलब क्लोज सर्किट मतलब आपको जितना हिस्सा लेना है उसमें शर्त यह है कि जहां से स्टार्ट करो वहां वापस आओ, तो इसको हम बोलते हैं लूप। अब ये बातें बच्चों हम समझे, अब पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ। तो फ्रेंड्स किरचॉफ लॉ क्या है तो वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स टू एनालिसिस ऑफ द एनी नेटवर्क, ओम्स लॉ इज some definition, मतलब some limitation of the Ohm's law. तो we require that it is not sufficient, तो we use the one law is called the Kirchhoff law. तो बच्चों यहाँ कई चीजें नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए जो ओम्स लॉ है इज नॉट सफिशिएंट, और वी रिक्वायर द अनदर लॉ टू एनालिसिस ऑफ द सर्किट, एंड हियर द देयर आर टू लॉ ऑफ द किरचॉफ। तो किरचॉफ ने बच्चों लॉ दिए, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं एक नेटवर्क बना देता हूँ और यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर लिया, दूसरा यहाँ लेता हूँ, तीसरा यहाँ लेता हूँ। मैंने यहाँ 5 वायर लिए और ये इस पॉइंट पर है, तो इसको मैं जंक्शन कह सकता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा ज़्यादा समझाने के लिए या करंट ले लेता हूँ। तो 5 वायर मैंने लिए, मान लो कि इस तरफ I1 जा रहा है, ये I2 बाहर आ रहा है, ये I3 अंदर की तरफ है, ये I4 चलो बाहर है, और ये चलो अंदर की तरफ ले लेता हूँ। आपको जैसे शूट की वैसे मैंने आपको समझाने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, इजीली सिंप्लीफिकेशन करने के मैंने ऐसा लिया। तो बच्चों किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, तो किरचॉफ ने ऐसा बोला, इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग टू जंक्शन is equal to electric current leave from junction। अब यहां से आप देखो, और ये दोनों इक्वल होते हैं, यही बात किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताता है। तो यह देखो, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये जो दोनों है वो एंटरिंग टू जंक्शन, मतलब ये जंक्शन है हमारा, वो क्या है, जंक्शन है। सो हियर द I1 I2 and I3 are entering the junction. So मैं रखूंगा I1 plus I3 plus I3 entering the junction is equal to, अब लीव कौन कर रहा है, तो I2 और I4। तो I2 and I4 are leave the junction। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, I1 minus I2 plus I3 minus I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, एलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इज 0 इज कॉल्ड द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। एलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इज 0, इट्स कॉल्ड द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। पर आपको ऐसे रखना है, इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग टू द जंक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट लीव फ्रॉम द जंक्शन आर इक्वल, मतलब जंक्शन पर आने वाले और जंक्शन से जाने वाले दोनों सेम होते हैं। तो बच्चों आपको ये लॉ रट्टा नहीं मानना, सिर्फ समझना है, इट इज यूज इन द न्यूमेरिकल्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जंक्शन पर आने वाले और जंक्शन से दूर जाने वाले दोनों सेम होते हैं, इज कॉल्ड द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, तो मैं वही बात आपको थोड़ी समझा देता हूं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होगा, तो मैं यहाँ आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है। तो यह मैं किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करता हूं। किरचॉफ सेकंड लॉ तो सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, तो यह मैं एक छोटी सी फिगर ड्रॉ कर देता हूं। यह रेजिस्टर लगा है, यह एक बैटरी मैंने लगा दी। सिंपल ही बता देता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जांपल लेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टूड व्हाट इज मीनिंग ऑफ किरचॉफ लॉ।
मैंने थोड़ी रफली फिगर ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, बी, सी, डी और ई। ये R1, R2, R3, R4 एंड R5। इसमें से जो करंट पास हो रहा है तो मैं समझो ऐसे जा रहा है करंट I1। अब ये बैटरी है तो इसका EMF है E1। ये बैटरी है तो इसका EMF E2 है। अब इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है तो ये I2 कह देता हूँ। अब यहाँ जो ये है तो वो I3 है। इसमें से मैंने करंट डायरेक्शन मैंने अपने आप ली है, ये I4। ओके, इस कॉल द क्लोज सर्किट। अब किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? तो बच्चों मैं कोई जगह पर जाता हूं तो मैं आपको सिंपल बात बता देता हूं कि मान लो कि यह एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रहा है। अब ये रेजिस्टेंस में से करंट यू जा रहा है, करंट आई जा रहा है, तो मुझे फाइंड करना है कि ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, V इक्वल टू RI, ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू मैं लिखूंगा RI। अब एक बात समझते हैं, तो मैं यू जा रहा हूं और करंट भी देखो इस तरफ जा रहा है, तो मतलब करंट मैं भी इस तरफ जा रहा हूं और करंट भी इस तरफ जा रहा है, तो आवर मोशन, आवर ट्रैवलिंग इज सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट हमारे साथ आ रहा हो तो कंसीडर द नेगेटिव। पर ऐसा हो का एक रेजिस्टेंस यहां बताया R और उसमें से करंट यू आ रहा है, मैंने करंट इस यहां लिखा है, इसका मतलब पूरे में से करंट आई पास हो रहा है। अब ये करंट ऐसे आ रहा है तो मैं यू जा रहा हूं पर करंट मेरे सामने आ रहा है, मैं यू जा रहा हूं, करंट मेरे सामने आ रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो आपको लिखना है V इज इक्वल टू RI। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कंसीडर व्हेन वी मूव इन करंट डायरेक्शन तो कंसीडर द नेगेटिव एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट कंसीडर द पॉजिटिव। अब सेल में क्या होगा? तो सेल में उल्टा, तो सेल में उल्टा होगा तो यहां हम ऐसा लिखेंगे कि माइनस आ रहा हो तो माइनस और प्लस, तो माइनस आ रहा हो तो हम लिखेंगे प्लस E1 और अगर प्लस आता होता तो हम लिखेंगे माइनस E1। देखो माइनस E, चलो तो ये माइनस में से प्लस में मैं यू जा रहा हूं तो देखो माइनस पहले आए तो प्लस हो जाएगा और मैं यू जा रहा हूं प्लस आए तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो आपको बच्चों दो लाइन याद रखनी, मैं जाऊंगा A टू B, B टू C, C टू D, D टू E और E टू A। तो मैं यू घूमूंगा क्लॉकवाइज और मैं जाऊं, अगर करंट मेरे साथ आएगा तो नेगेटिव और करंट मेरे सामने आए तो पॉजिटिव। बैटरी में उल्टा, माइनस हो तो प्लस और प्लस आए तो माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अब ये लिख देना तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स पॉज करके भी आप लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ किरचॉफ सेकंड लॉ को हम सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको सॉल्व करके पूरा बताता हूं। मैं जा रहा हूं A टू B, तो हमारी डायरेक्शन फ्रेंड्स इस तरफ है और करंट भी देखो मेरे साथ आ रहा है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो करंट हमारे साथ आ रहा है, मैं भी इस तरफ जा रहा हूं, करंट भी मेरे साथ आ रहा है, देखो ये तो उस तरफ, तो माइनस I1 R1। अब ये सेल आया तो सेल का कौन सा हिस्सा है? नेगेटिव। तो मैंने बोला था उल्टा हो जाता है, नेगेटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, अब बच्चों मैं B से C जा रहा हूं तो देखो मैं यू जा रहा हूं और करंट मेरे सामने आ रहा है, यू आ रहा है, और मैं यू जा रहा हूं, करंट यू आ रहा है, तो क्या होगा? तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई तो प्लस आएगा, I2 R2। अब मैं यहां आया तो मैं जा रहा हूं C टू D, यहां देखो बैटरी आई तो प्लस आया तो क्या आएगा? माइनस। सेल मैं B C से D जा रहा हूं और ये देखो प्लस आया तो क्या होगा? माइनस। अब मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस I3 R3। अब D टू A, अब मैं जा रहा हूं यू और देखो करंट मेरे सामने आ रहा है, ऑपोज में आ रहा है, तो ऑपोज में आ रहा है तो प्लस, तो I4 R4। अब मैं D से आ रहा हूं तो मैं यू जा रहा हूं, अब देखो करंट भी मेरे साथ आ रहा है तो क्या आएगा? माइनस I4 R4। वापस वहां आ गए तो क्या होगा? 0। तो ये बच्चों किरचॉफ सेकंड लॉ था। तो करंट की डायरेक्शन में तो माइनस और करंट सामने है तो प्लस, बैटरी में उल्टा। अब मैं थोड़ा स्टेप ज्यादा लिख के बताता आपको, तो I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस माइनस I4 R4 इज इक्वल टू E1 और प्लस E2। ठीक है, इन दोनों को मैं उस तरफ ले गया। अब बच्चों क्या हुआ?
algebraic sum of electric current and corresponding resistance is equal to EMF applying on the closed circuit. मतलब algebraic sum of electric current and corresponding resistance means product of algebraic sum of the product of current and the corresponding resistance is equal to sum of the EMF applying on it. पर आपको ये याद नहीं रखना, करंट और रेजिस्टेंस का जो सम होता है वो जो बैटरी पर सेल हमने लगाया उसके वोल्टेज के जितना होता है ऐसा बोल रहे हैं, पर आपको ऐसा याद रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाए और फिर उसके न्यूमेरिकल देखते हैं। बच्चों कूलम लॉ के मतलब एक क्वेश्चन हर बार, वो CBSE की हो एग्जाम, हम GSEB की हो बच्चों, या कोई भी स्टेट की एग्जाम हो या जी और नीट की हो, तो उसमें हर बार एक क्वेश्चन तो आता है। तो यहाँ हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल मैं थोड़ा सा बना देता हूँ रेजिस्टेंस। तो ये R1 मैंने बनाया, रेजिस्टेंस R1। यहाँ एक और ले लेते हैं, रेजिस्टेंस R2। यहाँ मैंने कोई जगह पर सेल नहीं लिखा, पर अब सेल रखता हूँ और यहाँ रेजिस्टेंस है। यहाँ मैं एक और सेल रख देता हूँ और यहाँ रेजिस्टेंस रखा है और यहाँ इसको थोड़ा खींच लेते हैं और यह है। तो ऐसा मैंने एक सर्किट, क्लोज सर्किट बनाई है। नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। करंट यहाँ इस तरफ जा रहा है तो मैं I1 कहता हूँ, करंट यहाँ इस तरफ जा रहा है तो I2 कह रहा हूँ, करंट यहाँ इस तरफ जा रहा है तो I3, करंट यहाँ इस तरफ जा रहा है तो I4 और करंट यहाँ जा रहा है तो मैं कह देता हूँ I5। चलो ओके। अब फ्रेंड्स ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। अब ये R3, ये R4 और यहाँ कोई रेजिस्टेंस। तो बच्चों मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करूँ? तो मैं पहले A से B, फिर B से C और C से D, D से E और E से क्या होगा? A वापस आऊँगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लिखते हैं तो कैसे लिखे, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे क्या लिखेंगे? तो माइनस क्या आएगा? माइनस I1 R1। मैं यू जा रहा हूँ, करंट मेरे साथ आ रहा है। अब देखो यहाँ B से C जा रहा हूँ, मैं यू आ रहा हूँ, पर करंट देखो सामने जा रहा है, यू जा रहा है और मैं यू आ रहा हूँ, प्लस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो I2 R2। अब यहाँ बच्चों C to D है, मैं यू जा रहा हूँ, पर सेल आया तो सेल में उल्टा होगा, प्लस है तो माइनस, तो प्लस आया तो हम क्या लिखेंगे? माइनस। इस सेल को नाम दे दो E1 और इस सेल को E2 दे दो। तो प्लस आया तो क्या लिखेंगे? माइनस, तो E1। अब यहाँ करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये C से D में टोटल करंट कितना पास हो रहा है? I3, तो I3 इंटू ये R3। तो करंट की डायरेक्शन है तो क्या आएगा? माइनस, माइनस I3 R3। ओके। अब D से E आ रहा हूँ तो मैं यू जा रहा हूँ, देखो करंट सामने आ रहा है तो क्या होगा? प्लस, सामने आ रहा है तो I4 R4। ओके। अब बैटरी है देखो, तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव आया तो प्लस आएगा और प्लस आता तो नेगेटिव। अब E से A जाऊँ तो देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, या वोल्टेज इंक्रीज भी नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा। तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। अब वापस हम A पर आ गए तो क्या होगा? जीरो। मतलब जहाँ थे वहाँ वापस आ गए तो यहाँ जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ से करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन ये और ये, मैं यू जा रहा हूँ और करंट मेरे साथ आ रहा है तो माइनस, मेरे सामने आ रहा है तो प्लस, अब बैटरी है तो प्लस है तो माइनस। देखो करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस लिखा। अब बच्चों यहाँ D to E, तो करंट सामने आ रहा है तो प्लस और बैटरी है तो माइनस है तो प्लस लिखा। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज गेन कुछ होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ करंट ही जा रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए, कई बार बच्चे यहाँ रेजिस्टेंस नहीं तो क्या होगा, तो आपको ज़्यादा समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया है। अब वापस ये पर आ गया तो क्या होगा? टोटल जीरो होगा। अब बच्चों इसके रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल्स गिनते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, हमारी NCERT की बुक के अंदर, तो वो मैं लिखता हूँ बच्चों। Illustration number 3.6. And now here we discussing on a illustration 3.6 देखते हैं। तो फ्रेंड्स here the 12 conducting wire are make a cube and each resistor is 1 ohm and it's supplied with the 10 volt battery. Determine the equivalent resistance of the network and the current along the each edge of the cube. A battery of the 10 volt and the negligible internal resistance is connected across the diagonal opposite corners of the cubic network
consisting of the 12 resistor, each of the resistor 1 ohm, determine the equivalent resistance of the network and the current along the edge of the cube. तो यह फ्रेंड्स 12 हमारे पास रेजिस्टेंस है और वो हर एक का रेजिस्टेंस हमें दिया है 1 ओम है और V इज इक्वल टू 10 वोल्ट की बैटरी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो मैं 12 वायर ऐसे लेता हूँ और उसमें से हमने बनाया है, तो इसका यूज करके हमने एक क्यूब बनाया है और ये क्यूब में से हमें फाइंड करना है कि ये पूरा कितना होगा। तो यह फ्रेंड्स मैं एक क्यूब बना देता हूँ, सिंपल है बनाना, तो आपको आता ही होगा। और ना आए तो बच्चों देख लो, ये स्क्वायर बनाते हैं, उसमें से लाइनें खींच लेते हैं और फिर यहाँ से इस लाइन को जोड़ देते हैं, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, एक क्यूब बन गया। अब बच्चों यहाँ ऑपोजिट डायगोनल पॉइंट बोले तो ए बी सी डी में ई एफ, आपको जो नाम देना हो जैसे जी और एच। अब ये बच्चों हमारे पास एक क्यूब है, वो किस में से बना है? 12 कंडक्टिंग वायर में से बना है और ईच रेजिस्टेंस आर, सबका रेजिस्टेंस आर है और यह हर एक का रेजिस्टेंस मैं लिख देता हूँ। तो आर हमें दिया है, तो ये रेजिस्टेंस सबका हमें आर दिया है, तो कितना होगा? ये आर है, ये आर है, 12 वायर है बच्चों। जैसे कोई रूम होता है स्क्वायर, तो वैसा ही है क्यूबॉइक जैसा रेजिस्टेंस बच्चों। ईच रेजिस्टेंस कितना है? आर है, हर एक की वैल्यू आर है। ये आपको ऐसा समझना है कि वायर टच नहीं होते, ये टच नहीं होते, ऐसे निकल जाता है। अब फ्रेंड्स मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट डायगोनल पॉइंट। अब ऑपोजिट डायगोनल पॉइंट क्या है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है, तो एक क्यूब एक समझ लो, तो ये लो तो इसका ऑपोजिट डायगोनल पॉइंट ये होगा, अगर मैं ये लूँ तो इसका ऑपोजिट डायगोनल ये होगा। मतलब आप एक साइड ले ले तो दूसरी ऑपोजिट डायगोनल पॉइंट होगी। तो वो कैसे हम समझे, तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि ऑपोजिट डायगोनल पॉइंट क्या है। तो ये डायगोनल पर ऑपोजिट मतलब ए लूँ तो वो सामने क्या आएगा? जी आएगा। मतलब एक का ऊपर का हिस्सा तो एक का नीचे का, एक का ये साइड तो इसका ये साइड। मतलब हमारे पास कोई स्क्वायर हो तो इसको हम समझे तो एक का ऊपर का हिस्सा तो दूसरे का क्या आएगा? नीचे का हिस्सा आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास ये टॉर्च ऐसे है, तो ये क्यूब आएगा, तो ये ऊपर का तो ये क्या आएगा? नीचे का। तो ऐसा फ्रेंड्स कोई भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ वही वायर की बात हमें की है, तो वो कितनी होगी तो वो कहते हैं। तो मुझे ए और जी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जिनके बीच का फाइंड करना है तो अब उनके बीच में बैटरी लगा दो, तो मैं उनके बीच में बैटरी लगा देता हूँ। तो यहाँ बैटरी की वैल्यू हमें दी है 10 वोल्ट प्लस एन माइनस। अब ये हमें बच्चों बोलता है, तो इसका नाम कोई भी दे सकते हैं आप, एम और एन, कोई भी ना दो तो भी चलेगा। मुझे फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा और ईच एज में से कितना करंट पास होगा, तो वो फाइंड करना। तो यहाँ से हम करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से देखो बैटरी के पॉजिटिव में से करंट पास होगा आई, यहाँ से आई होगा, पर यहाँ देखो हर एक रेजिस्टेंस सेम है। अगर ये R1 R2 R3 होता तो हम I1 I2 I3 लिख देते, पर I सबका रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सब में से सेम होगा। तो करंट 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, तो I के 3 टुकड़े होंगे तो क्या होगा? I/3 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 और ये I/3, ये 3 टुकड़े हो गए। अब आगे देखो, ये आगे जाएगा तो इसके पास और 2 रास्ते हैं, तो I/3 के फिर 2 टुकड़े होंगे, तो I/6 डिवाइड 2 कर देंगे तो I/6। या देखो I/3 इसके 2 टुकड़े और होंगे यहाँ जाके, तो I/6 I/6, ये भी आगे जाएगा तो इसके भी 2 I/6 और ये I/6 होगा। अब ये देखो, ये I/6 ऊपर जाएगा और ये I/6, दोनों I/6 फिर से मिल जाएंगे, तो फिर से I/3 हो जाएगा। पहले I था तो I/3 हो गया, फिर और 2 टुकड़े तो I/6, फिर I/6 और I/6 मिल जाए तो I/3। अब यह देखो I/6 और ये I/6 ये ऊपर जाएगा, तो दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा? I/3। यह देखो ये I/6 और ये I/6 मिल जाएंगे तो I/3। अब ये I/3 आया, I/3 और I/3 आया, तो टोटल तीनों मिलकर फिर से क्या बना देंगे? I। मतलब यहाँ वापस कितना करंट आ जाएगा? I आ जाएगा। मतलब जितना करंट गया था उतना क्या आ गया वापस। अभी मैं फिर से समझा दूं, बैटरी में से हम करंट I पास किए, यहाँ से उसके 3 ये जंक्शन है, तो 3 टुकड़े होते हैं I/3 I/3 I/3, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट सेम फ्लो होगा। अब यहाँ से इसके 2 टुकड़े, तो I/6 I/6, करंट 2 डायरेक्शन डिवाइड होता है, यहाँ भी करंट 2 डायरेक्शन डिवाइड होता है, I/3 डिवाइड
2 मतलब I/6 I/6, फिर ये दोनों मिल जाते हैं I/6 और ये I/6, तो I/3, I/6 और I/6 मिल जाए तो I/3, I/6 और I/6 मिल जाए I/3, तीनों मिल गए I/3 I/3 I/3, तो क्या हो गया I। अब ये जो करंट गया था वो पावरफुल करंट था, एनर्जेटिक था, पर वापस आया इसमें से घूम के, मतलब सिटी के अंदर घूम के आया तो बेचारा थका हुआ है। अब ऐसा समझ सकते हैं कि कोई स्टूडेंट्स बेचारा निकला है अपनी बाइसिकल लेके और यहाँ से सिटी को घूम रहा है और सिटी को घूम घूम के घर वापस आ रहा है, यहाँ थका हुआ है, यही बाइसिकल वाला ही वापस आ रहा है, पर यहाँ एनर्जेटिक है, फुल एनर्जी वाला, यहाँ थका हुआ है। अब हमें फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ए और जी के बीच का। तो यहाँ पे मैं किरचॉफ सेकंड लॉ लगा देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ लगाता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, तो कौन सा लूं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। आपको समझना है कि ए पॉइंट से जी पॉइंट पर जाना है तो ये रास्ता है, ये भी रास्ता है, या बीच में जाकर भी जा सकते हैं। पर बच्चों आप जानते हैं कोई बार हम सिटी के अंदर कोई जगह पर जाना हो तो देखो दोनों ही बार है, तो हम किस सिटी के अंदर जाए, डायरेक्ट बाईपास चले जाते, तो यहां से ही जाते हैं बाईपास, या ऐसे जाते हैं, तो मैं बाईपास से जाता हूं बाहर के रास्ते से। हमें तो ए टू जी जाना है, कोई भी रास्ते से जाऊं तो मैं ये लूंगा ए ई एच जी एम एन और क्या आएगा ए। ये क्लोज सर्किट बच्चों में लेता हूं, क्लोज सर्किट, ओके। अब बच्चों किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहां से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो यहां से मैं यूज आऊंगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस करेंगे तो माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I/3 R, माइनस यह है I/6 R, यह है -I/3 R, और यह है, तो देखो माइनस आया तो माइनस आया तो हम क्या लिखेंगे प्लस, बैटरी ये सेल है तो प्लस भी लिख देते हैं अभी, और वापस आ गए 0। अब मैंने आपको सिखाया था यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एम और एन में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो रेजिस्टेंस ना तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस है तो क्या है प्लस, वी आ गया। अब वापस आ गए तो 0, सिंप्लीफाई करें तो सो v इज इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूँ IR/3 प्लस IR/6 प्लस IR क्या होगा 3। अब बच्चों इसका एलसीएम 6 होगा तो v इज इक्वल मतलब 6 एलसीएम लिख देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो IR, इसको 6 से करेंगे तो I रहेगा, और ये कितना होगा 2IR। कई बच्चे पूछते हैं कैसे आया, तो देखो यार IR/3, इसका एलसीएम कितना है 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दो, होगा ये 2 आया। अब ये IR है और डिवाइड बाय 6 है तो मल्टीप्लाई, एलसीएम से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ, इसका सेम। तो यह फ्रेंड्स टोटल करेंगे, सो v इज इक्वल टू कितना होगा 5IR डिवाइड बाय 6, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बच्चों बोलूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए और जी के बीच में कितना होगा, तो मैं लिख दूंगा ओम्स लॉ। अगर मान लो इन दोनों के बीच का R डैश है तो V इज इक्वल लिख सकते हैं R डैश I, इक्वेशन 2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कंसीडर किया कि इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस वो R डैश है, तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू R डैश I। हमें R डैश I फाइंड करना है, तो I डैश I कितना होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 और 2 की आप बात करेंगे, सो फ्रॉम 1 एंड 2, ओके। तो यहाँ V इज इक्वल क्या आएगा, तो R डैश I इज इक्वल टू 5IR डिवाइड बाय 6, I कट जाएगा, सो 5 R की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय 6 होगा, तो R डैश इक्वल 5/6 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द A एंड G, ओके बस, ये आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स R की वैल्यू हमें 1 दी है, मतलब R की वैल्यू 1 है, और वोल्टेज अब देखते हैं। अब और बच्चों पूछा है इलेक्ट्रिक करंट अब पासिंग थ्रू द ईच एज, मतलब इसमें से कितना करंट पास होगा, तो देखो ये AB, ये AD, ये सारे पहले 3 वाले ले लेते हैं, तो यह बोलूंगा मैं करंट पासिंग थ्रू, तो कौन से देखो ये I/3 है तो ये ले लेता हूं पहले, तो एक AB लेता हूं, फिर AD लेता हूं, AE लेता हूं, ओके। फिर I/3 देखो ये HE है, HG है, इसके बाद यहाँ FG है,
यह रहा सी जी है, तो इन सब में से I/3 आ रहा है। ओके, ये सारे, तो इन सब के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, तो I/3, तो वो कितना होगा, तो वो फाइंड कर देते हैं। तो पहले हम I फाइंड कर देते हैं। तो I का फॉर्मूला क्या है, तो V इज इक्वल टू आर आई। तो मैं यहाँ पहले वो फाइंड कर देता हूँ। तो V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर डैश आई। तो I इज इक्वल टू, तो V अपॉन आर डैश, V की वैल्यू 10 है और ये कितना है 5/6। सो I इज इक्वल टू 60, ये 6 ऊपर चला जाएगा अपॉन 5, तो I इज इक्वल क्या आएगा 12 एम्पियर आएगा। अब मुझे फाइंड करना है करंट पासिंग थ्रू बच्चों कौन सा, तो वो 3 वाले ए बी, फिर ए डी, इसके बाद हम ले सकते हैं ए ई, मतलब I3 वाले एच जी, या लिख सकते हैं एफ जी और ये सी जी। तो सब में से करंट कितना पास हो रहा है, तो I/3, तो 12/3 कितना आएगा 4 एम्पियर। अब बच्चों उसी प्रकार हम बात करें तो कौन से बच्चे, ये 6 वाले, तो I/6 वाले, तो करंट पासिंग थ्रू, इसके अंदर से लेना हो कि करंट पासिंग थ्रू कौन से I/6 वाले, तो EH। ओके, इसके बाद EF, इसके बाद 6 वाले देखो CD या DC भी लिख सकते हैं, और ये I/6 वाला BF है। तो ये 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4 BF, और ये बच्चों BC होगा। तो कितना होगा, तो I/6, वैल्यू ऑफ I 12, तो 12/6 क्या होगा 2 एम्पियर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपको बच्चों समझ में आएगा। किरचॉफ लॉ के बच्चों और भी हम एग्जांपल देखेंगे, पर वो पीछे के आगे की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आगे के वीडियो के अंदर भी किरचॉफ सेकंड लॉ के हम यूज़ करेंगे, मतलब किरचॉफ लॉ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी का बच्चों हम आगे के लेक्चर में देखेंगे।